स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। और 31C में क्या लिखा हुआ है, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाया जाए, कोई भी लॉ जो 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाए, और अगर वो आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करे, well then it should not be declared as the unconstitutional. No law which seeks to implement DPSPs 39B and C shall be void. मतलब कि कैसा कोई भी लॉ void नहीं हो सकता है just because कि वो आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19 को वायलेट करता है। दूसरा, ऐसा लॉ कि ये 39B और C को इंप्लीमेंट कर रहा है, दिस वुड बी टोल्ड बाय पार्लियामेंट एंड दिस कैन नॉट बी क्वेश्चन। कहने का मतलब है कि अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ये लॉ 39B को इंप्लीमेंट कर रहा है तो कर रहा है, दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। ठीक है, हमारा चैलेंज हो गया। अब ये जो दोनों की दोनों 24th और 25th अमेंडमेंट एक्ट थी, दिस वाज चैलेंज्ड इन द कोर्ट इन द केशवनंद भारती केस। केशवनंद भारती केस ने क्या जजमेंट दी? उन्होंने कहा कि ये जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, मींस पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। डन। फिर उसके बाद जो ये 25th के दो पॉइंट है, इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है, ओके, ये इनवैलिड है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बन दिया। सुप्रीम कोर्ट केशवनंद भारती केस में डिक्लेयर्ड द सेकंड प्रोविजन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि केशवनंद भारती केस में डिसीजन आता है कि सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। सेकंड, 31C वाले से रिलेटेड, 31C में यस, अगर 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ बनेगा और अगर वो 14 और 19 को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, लेकिन वी कैन चेक कि क्या वो लॉ सच में 39B और C को इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आई ना? ये वाली चीज है क्या? ये वाली चीज है। पॉइंट 2 क्या कहता था? पॉइंट 2 ये कहता था कि अगर पार्लियामेंट ने बोल दिया कि ये लॉ इंप्लीमेंट करता है 39B को, तो करता है, उसको हटा नहीं सकते। अब फिर वो कोर्ट चेक नहीं करेगी, उसको चैलेंज नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि इट डज नॉट गिव इफेक्ट। ये हटा दिया, बोले कि नहीं ये तो चेक कर ही सकते हैं ना कि 39B को इंप्लीमेंट कर रहा है या नहीं करना, वरना तो तुम किसी भी लॉ को 39B और C चेक कह दोगे तो फिर तो कुछ भी वायलेट कर सकते हो। सो दैट एक्चुअली हैपेंड इन दैट केस, हेंस कैन नॉट बी टेकन अवे। हाँ, जो फर्स्ट प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड था। दैट इज इट। 42nd अमेंडमेंट दोबारा से इंदिरा गांधी ने की। 42nd अमेंडमेंट में जो फर्स्ट प्रोविजन था 31C का, इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन एनी लॉ टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड नॉट मियरली 39B and C। मतलब कि 42nd अमेंडमेंट पहली बार कोशिश कर रही है DPSPs को बड़ा बनाने की। 42nd अमेंडमेंट कह रही है कि DPSPs इज बिगर देन फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 31C को अमेंड कर दिया और ये बोला कि कोई भी DPSP अगर इंप्लीमेंट करना हो, उससे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हो तो ठीक है, हो जाते तो हो जाने दो, क्या प्रॉब्लम है। राइट, गुड। तो 42nd अमेंडमेंट में लीगल प्राइमेसी और सुप्रीमेसी मिल गई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ओवर 14, 19 और 31, सिर्फ 3 के ऊपर। ऑब्वियसली बाकियों का कोई लेना देना है नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी, फ्रीडम और इक्वालिटी से रिलेटेड ही DPS फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं जनरली। फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे? अनटचेबिलिटी वाली एब्सोल्यूट है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एक्सप्लॉयटेशन वाली में क्या ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे? राइट टू लाइफ में भी कोई रिस्ट्रिक्शन ज्यादा जनरली अलाउड है नहीं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में कौन क्या ही रिस्ट्रिक्ट करेगा? राइट। सो आर्टिकल 14, 19 और 31 ही रिस्ट्रिक्ट होते हैं। 31 फिर हटा ही दिया गया था, लेकिन 1980 में मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया ये बकवास है, इतना ज्यादा नहीं अलाउड है, सिर्फ 39B और C रहेगा, ओनली 39B एंड 39
सी, दैट इज इट। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली बैलेंस होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस का। लॉ ऐसे बनाया करो, एक दूसरे को किसी को प्राइमेसी नहीं देते हैं, इससे हार्मनी बिगड़ जाएगी। तो ये हार्मनी ही जो है वो एसेंशियल फीचर है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का। गोल ये है कि डीपीएसपी अचीव करने हैं बिना फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करने के लिए। सो इन क्रक्स टुडे इन 2023 फंडामेंटल राइट्स does enjoy a supremacy over the DPSP except 14 or 19. They are below 39B and C. Except 14 and 19. Fundamental rights are supreme. DPSPs उससे थोड़ा सा नीचे हैं except आर्टिकल 14 और 19। आर्टिकल 14 और 19 39B और C के नीचे हैं। मतलब 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए 14 और 19 वायलेट करना अलाउड होता है। वाइडी? Yet this does not mean that directive principles cannot be amended. पार्लियामेंट अब अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को फॉर इंप्लीमेंटिंग द डीपीएसपीस, जब तक बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड ना हो। अब यहां पे बात करें इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, बस ये बताने के लिए है 1950 से लेके आज तक सारे के सारे डीपीएसपीस वन वे और दी अदर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, 5 years प्लान बनाए हैं सोशो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। 2015 में सेम काम नीति आयोग ने करना स्टार्ट कर दिया। अग्रेरियन सोसाइटीज, लैंड रिफॉर्म्स पास किए गए हैं, टेनेंसी रिफॉर्म्स, जमींदारों के इंटरमीडियरीज को अबॉलिश करना, लैंड होल्डिंग्स पे सीलिंग लगाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लेबरर्स। अब सुनो ध्यान से, ये जो 4 पॉइंट है एक बार अभी बता देता हूं। abolition of intermediaries, tenancy reforms, ceiling on land holding और distribution of surplus land among laborers। ये पार्ट है लैंड रिफॉर्म्स का, जो कि पार्लियामेंट ने 1950 के बाद करने स्टार्ट किए थे। और जो भी हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे ना कभी भी जिंदगी में, वो जनरली इसके बेसिस पे आता है। इनको इंप्लीमेंट करोगे ना, ये लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश करोगे तो किसी ना किसी जमींदार की या किसी जागीरदार की, किसी इनामदार की राइट टू फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी के ऊपर चैलेंज हो जाता था। और ये लैंड रिफॉर्म्स क्यों करने हैं? क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस कैसे आएगा? सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस आता है 39B और C से। 39B और C से। तो लैंड रिफॉर्म करने का मतलब 39B और C को इंप्लीमेंट करना, और लैंड रिफॉर्म करने का मतलब आर्टिकल 14 और 19 को वायलेट करना। हेंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। मिनिमम वेजेस एक्ट पास कर रखा है, वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, चाइल्ड लेबर को अबॉलिश, चाइल्ड लेबर। सो ऑल दीज आर लॉज, ये सारे के सारे लॉज हैं। मैटरनिटी बेनिफिट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। इसका मतलब देयर इज नो, यू डोंट हैव टू डू इट, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि दुनिया भर के लॉज हैं। ये स्पेसिफिकली सारे के सारे डीपीएसपीस को एक प्रकार से इंप्लीमेंट करा देते हैं। डोंट हैव टू डू इट। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 44 जो है, एक है, वो नहीं किया गया है इंप्लीमेंट किसी भी प्रकार से इंप्लीमेंटेड नहीं है वो। मतलब अगेन गोवा वाला मतलब स्टेट ने नहीं किया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी नहीं किया। कुछ डीपीएसपीस हैं जो कि स्टेट के दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो पार्ट 4 के बाहर है। डीपीएसपीस पे बस देखना जरूरी है। सम अदर डायरेक्टिव्स कंटेन्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 है स्पेसिफिकली यहाँ पे। क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू द सर्विसेज, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर हैं, उनके जो क्लेम्स हैं रिप्रेजेंटेशन के, दे शुड बी टेकन इन टू द कंसिडरेशन while ensuring the efficiency of the administration। इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, हमारी सोसाइटी में हर लोकल अथॉरिटी को, हर गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि हर बच्चे को उसकी मदर टंग में बेसिकली एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस दी जाए। एंड डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। सो ये 3 चीजें स्टेट को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है स्टेट की, बस। दैट इज इट, दैट इज इट, दैट इज इट। अब तुम्हें जिसको कोई सवाल पूछना था, अब पूछो। नाउ द डीपीएसपी इज डन। अब जो तुम्हारे दिल में जितने भी सवाल पूछ रहे थे फंडामेंटल राइट्स डिटेल से, अब पूछ लो भाई। अब बताओ, लेट्स गेट एक्साइटेड नाउ। अब बोलो, ईडब्ल्यूएस कैसे लीगल हुआ 2019 में? जयेश, ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।